हेलो साथियों, नमस्कार। हम आज आपके लिए लेके आए हैं आईजेई एविएशन के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें हम डेली करने वाले हैं आपके 25-25 क्वेश्चन। तो आपको चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अब हमारे साथ पूरी लगन से आपको जुड़ जाना है। तो चलिएगा, करते हैं अब अपनी क्लास को स्टार्ट। और उससे पहले की कुछ जानकारी आपके सामने। मैं आपको इससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ये सारे के सारे लगभग प्रीवियस ईयर है। इसमें 80% आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे और इनके साथ में फुल डिटेल मिलेगी। देखो, ये देख लो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब की बहुत डिटेल से यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। और हम इसमें एग्ज़ाम फैक्ट और जो तरीका होता है ट्रिक के, वो भी इसके अंदर मिलेगी आपको। तो फुल कंप्लीट वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम फैक्ट वगैरह इसमें सारे दे रखे हैं। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और अच्छे से देखते जाना है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका कुछ प्रोसेस रहने वाला है। जैसे अगर आप पीडीएफ ख़रीदना चाहते हो तो आपको 250 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये 500 क्वेश्चन और इसके साथ में आपको जीके की, ये तो जीके की तो फ्री मिलेगी। और इसके साथ में आपको जो एविएशन नॉलेज की 2 पीडीएफ और जो इनके साथ में एमसीक्यूज है वो वाले मिलेंगे। और एक इसके साथ में आपको मिलेगा पेपर। ये तो है 250 रुपये अगर आप पे कर दो चलेगा। अब फ्री कैसे मिलेगी, ये फ्री वाला भी मैं सिस्टम आपको वीडियो में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिएगा, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, लेट्स गो। भारत में नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन का प्रमुख नियामक कौन है? तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो कौन होगा जाएगा आपके, यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीजीसीए। कौन हो जाएगा? डीजीसीए हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका क्या हो जाएगा? डीजीसीए। चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने अब इसकी हमें डिटेल देखनी कि डीजीसीए आखिर होता क्या है, क्या नहीं होता, इसके बारे में। चलेगा, अगर आप वीडियो में चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आईजेई एविएशन की इससे बेस्ट जानकारी और इससे बेस्ट क्लासेज आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आप खुद देख लीजिएगा जाके। डीजीसीए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में नागरिक उड्डयन का प्रमुख नियामक है। तो जो नागरिक उड्डयन है, ठीक है, सिविल एविएशन, इसके जो प्रमुख नियामक है वो कौन है? यही है आपके डीजीसीए। ये पायलटों के लाइसेंस जारी करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पायलटों के जो लाइसेंस होते हैं वो कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है कि डीजीसीए करता है। और इनका क्या काम है? जो एयरलाइन होती है इनकी अपने सुरक्षा की निगरानी करना होता है, विमान संचालन के नियम बनाता है और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। कौन करता है? ये आपके डीजीसीए ही करता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है। चलिएगा, यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं सीधे एग्ज़ाम फैक्ट वो दे दिए। डीजीसीए की फुल फॉर्म तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपसे मिनिस्ट्री हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन? डीजीसीए। कौन आता है? डीजीसीए। तो ये आपको याद रख के जाना है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया एक पर्सन है। चलिएगा, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत में अधिकांश सरकारी हवाई अड्डों का संचालन और विकास कौन करता है? तो आपके सामने इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई। ये क्या करता है? इनका संचालन करता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा, मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ तो यहाँ से आपके मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है कि आपको यहाँ नॉइज़ वगैरह देखने को मिले, तो बी कोऑपरेट, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपके लिए कहीं भी बैठ के वीडियो बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा मैनेज तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट, एएआई होता क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत के अधिकांश सरकारी हवाई अड्डों का संचालन और रख रखाव और विकास
करती है। ये रनवे, एयर ट्रैफिक सेवाएं और एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं का प्रबंधन भी करती हैं। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कुछ बोलेंगे कि भैया इसके आप हिंदी में बता दो, तो वहाँ पे देखो एयरपोर्ट आपको ऐसे ही दिया मिलेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसे। तो आपको ऐसे ही याद रख के जानी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये टर्म्स जो टेक्निकल होती है वो आपको डायरेक्ट जिस मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे ही पढ़ के जाना है। आप पिछले जो सालों के वीडियोज़ है वो देख लेना और उनके नीचे कमेंट देख लेना। मैं आपके साथ कमेंट भी शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तब आप देख लेना कि सारा का सारा पेपर यहीं से फंसा है। चलिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो इसकी फुल फॉर्म, 1995 में इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। चलेगा, मैं आपके थोड़े स्पीड से ही चल रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और हम जल्दी से भी कर लें। बीसीएस, बीसीएस का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 4 कार्य दे रखे, इनमें से आपके बीसीएस का क्या काम हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एयरपोर्ट सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होने वाला है आपका राइट आंसर। एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करता है कौन? यही है आपके, ठीक है, बीसीएस। चलिएगा, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फुल फॉर्म हो जाएगी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी? बीसीएस की। भारत के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, बीसीएस होता है। ये यात्रियों का सामान और एयरपोर्ट की सुरक्षा से संबंधित नियम बनाता है तथा और उनका पालन क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी किसकी है? बीसीएस की है। ये आपको पॉइंट याद रखने। फिर वही अपने आते हैं एग्जाम पैक्ट, यानी कि जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वो है इसकी फुल फॉर्म मंत्रालय और मुख्य कार्य। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन तो हो जाएगी आपकी इसकी फुल फॉर्म। फिर ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये है इसका मुख्य कार्य, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड किसका कार्य है? बीसीएस का। चलिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और हम अभी सिस्टम ऐसा ही करेंगे कि जो सब्सक्राइबर होगा वीडियो भी उसी के पास जाएगी। तो देख लो, अगर आपको वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर ही लो। आईसीएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए, अब आपको बतानी है कि आईसीएओ की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीएओ की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके सामने ये रही। चलिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए वैश्विक मानकों और नियम निर्धारित करती है। चलिए, रिवीजन भी मैं आपको करवा दूंगा खुद ही, आपको बस वीडियो देखनी 2-3 बार। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो किसकी है? आईसीएओ की फुल फॉर्म, आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगी आपके आईसीएओ की फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना होती है 1944 में। कब होती? 1944 में। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य कब करना स्टार्ट किया? तो ये किया था 1945 में। स्थापना 1944 और शिकागो कन्वेंशन में हुई थी। और इनका कार्य है वो 1945 से स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर भी आपको बताया मॉन्ट्रियल कनाडा में, यही क्वेश्चन था अपना। तो बताओ क्लास कैसी लग रही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमारा भी इससे मोटिवेशन बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। आईआईटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये देखा था हमने कि कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा और जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको दोनों याद रखने, 2 जगह हैं इनका। नेक्स्ट, आईआईटीओ क्या होता है?
IATA क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विश्व की एयरलाइन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एयरलाइन संचालन, टिकटिंग, बैगेज नियम और वैश्विक मानकों के समन्वयन का कार्य करता है। इसके प्रशासनिक कार्य मॉन्ट्रियल और जिनेवा दोनों स्थानों पे है। तो IATA का 2 जगह है, मॉन्ट्रियल कनाडा और जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। चलेगा। और आपको मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, देखो मैं आपको 2-3 बार बता देता हूँ फुल फॉर्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आप बताना कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी वापस सोल्व करवाया जाए क्या। यहाँ पे स्थापना होती 1945 में। और एयरलाइंस के बीच वैश्विक समन्वयन, टिकटिंग और ऑपरेशन मानक, ये आपको मैंने यहाँ पे वापस शॉर्ट में बता दिया कि इनका जो फ़र्क है वो क्या होता है। चलिएगा नेक्स्ट, जो रनवे की नंबरिंग है, जो रनवे की जो नंबरिंग होती है, रनवे जहाँ पे जो जहाज़ है वो दौड़ता है, एरोप्लेन, किस आधार पर की जाती है? तो ये किस आधार पर की जाती है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा। रनवे की लंबाई के आधार पर, रनवे की चौड़ाई के आधार पर, रनवे की चुंबकीय दिशा यानी मैग्नेटिक हेडिंग के आधार पर, या एयरपोर्ट के नाम के आधार पर। ऑप्शन काटो, ये होगा नहीं। रनवे की चौड़ाई ज़्यादा कोई खास नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि अगर करती तो लंबाई और चौड़ाई दोनों पे करती, ठीक है। तो दोनों साथ आ गई तो ये नहीं होंगे। अब क्या होगा? रनवे की चुंबकीय दिशा यानी ये जो मैग्नेटिक हेडिंग है इसके आधार पर की जाती है। चलिए यहाँ अब इसकी डिटेल, रनवे की संख्या उसके मैग्नेटिक हेडिंग के आधार पर की जाती है। किसकी? जो चुंबकीय दिशा है इसके आधार पर। जो चुंबकीय दिशा के पहले 2 अंकों पर आधारित होती है। किस पे? पहले 2 अंकों पे आधारित। याद रखना कितने अंकों पे? जो फर्स्ट 2 लेटर है, डिजिट है, उनके अकॉर्डिंग। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, यदि रनवे की दिशा 275 डिग्री है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है। कितनी है? 275 डिग्री है, तो रनवे 28 कहा जाएगा। कितना कहा जाएगा? इसी रनवे का विपरीत सिरा कितना होगा? 095 डिग्री होने पर रनवे 10 डिग्री कहलाएगा। यानी किसके आधार पर? लास्ट के जो 2 अंक है इसी को देखा जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, लेकिन आपको ये इतनी डिटेल से यहाँ कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये याद रखना है कि किसके आधार पर? पहले जो 2 अंक है इसके आधार पर ही किया जाएगा। क्लियर? अब ये आया कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ कितना लिखा है? 275 डिग्री, तो करना क्या आपको? 2 का 2 रखना है, 2 का 2 रखना है, और 7 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, तो कितना हो गया? 28 डिग्री। ऐसे ही आपके सामने जैसे 95 डिग्री, तो 0 का क्या होगा? अरे 0 का क्या होगा? 0 का 0 ही आएगा। और 9 का अगला क्या होगा डिजिट? 10 होगा, तो 0 10 का मतलब क्या हुआ? 10 डिग्री। बस यही आपके कहलाता है। यानी कि अगली संख्या में आपको 1 बढ़ाना है। रनवे नंबर्स कहाँ तक होते हैं? 1 से 36 तक होते हैं। और विपरीत दिशा के जो रनवे नंबर में 18 का अंतर होता है। कितने का? जैसे 9 27, 18 36। अगर आगे का 9 है तो पीछे का 27 होगा, इसका अपोजिट, और 18 है तो इसका अपोजिट 36 होगा। यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का चलता जाएगा? 18 का। यहाँ आपके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, तो आप निश्चित होकर पढ़िएगा। नेक्स्ट, टैक्सीवे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टैक्सीवे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विमान को पार करना, विमान को रनवे और एप्रेन के बीच ले जाना, यात्रियों को बैठाना, या फिर ईंधन भरना। तो यहाँ पे टैक्सीवे है तो इसका क्या? विमान को रनवे और एप्रोन के बीच ले जाना। ये किसका कार्य होगा? टैक्सीवे का। किसका होगा? टैक्सीवे का। नेक्स्ट,
टैक्सी वह मार्ग होता है जिस पर विमान टेक ऑफ से पहले रनवे तक और लैंडिंग के बाद में रनवे से पार्किंग क्षेत्र यानी कि एयर एप्रोन तक चलता है। विमान टैक्सीवे पर उड़ता नहीं है, केवल ज़मीन पर चलता है। तो जो इस प्रकार की लाइनें बनी होती है, यहाँ पे जो विमान ऐसे टायरों के साथ में चलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सीवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सीवे। अब रनवे क्या काम आता है? टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम काम में आता है। और टैक्सीवे जो ग्राउंड में मूवमेंट होते हैं, यानी कि विमान को इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, ये टैक्सीवे पे होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय और टैक्सीवे ग्राउंड मूवमेंट के समय। नेक्स्ट, एविएशन में एप्रोन क्या होता है? तो एप्रोन क्या होता है बताइए आप। तो ये होता है आपके सामने क्या होता है? वे क्षेत्र जहाँ विमान पार्क किया जाता है, यानी जहाँ पार्किंग एरिया है विमान का, वो होता है, और यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है, वहाँ पे होता है एप्रोन। एप्रोन क्या होता है? अब एप्रोन एयरपोर्ट का वह भाग है जहाँ विमान पार्क किए जाते हैं, यानी कि पार्किंग एरिया वो हो जाएगा आपके एप्रोन। यहीं पर यात्रियों का बोर्डिंग, डी बोर्डिंग, बैगेज लोडिंग और ईंधन भरना और सफाई जैसे कार्य किए जाते हैं। चलिएगा, एप्रोन क्या होता है? एप्रोन को एयरक्राफ्ट पार्किंग बे भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एयरक्राफ्ट पार्किंग बे किसे कहा जाता है? तो एप्रोन को कहा जाता है। अब एप्रोन को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई नहीं पूछे। नोटम का पूरा नाम, यानी कि नोटम की फुल फॉर्म बतानी, तो ये हो जाएगी नोटिस टू एयर मिशंस। नोटिस टू एयर मिशंस। नोटम एक आधिकारिक सूचना होती है जिसमें पायलटों और एयरलाइंस को रनवे बंद होने, नेविगेशन सिस्टम में बदलाव, मौसम या अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। उड़ान से पहले पायलट नोटम अवश्य देखते हैं। नोटिस टू एयरमैन वर्तमान आधिकारिक अर्थ क्या? नोटिस टू एयर मिशंस। नोटिस टू एयर मिशंस हो जाएगा। मिड डे रेडियो कॉल का उपयोग कब किया जाता है? तो मिड डे रेडियो कॉल का उपयोग ये किया जाता है आपके जब जानलेवा आपातकाल हो कि जिसमें किसी की जान जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, उसमें किया जाता है। मिड डे अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन रेडियो कॉल है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब विमान या उसमें मौजूद लोगों की जान को तत्काल खतरा हो, जैसे इंजन फेल होना, आग लगना या गंभीर तकनीकी खराबी हो, तब किया जाता है। नेक्स्ट, मे डे शब्द लगातार 3 बार बोला जाता है। कितनी बार? 3 बार। मे डे, मे डे, मे डे। और मे डे यानी कि डिस्ट्रेस, यानी कि जान का खतरा। मे डे डिस्ट्रेस, मे डे डिस्ट्रेस। पान फान क्या होता है? अर्जेंट, अर्जेंसी। क्या होता है? अर्जेंसी, गंभीर लेकिन तुरंत जान का खतरा नहीं होता, तब पान फैन होता है। और मे डे जब जान का खतरा होता है तब होता है। अब देखो यहाँ पे आपके रिवीजन ट्रिक भी लगाई गई है, तो आपके लिए देखो कितना क्या चल रहा है। यानी कि अभी हमने पढ़ी उसकी फुल फॉर्म में यहाँ पे डीजीसीए क्या करता है? रूल्स और पायलट लाइसेंस देता है। एएआई क्या करता है? एयरपोर्ट का मैनेजमेंट करता है। बीसीएस क्या करता है? सिक्योरिटी करता है। क्या करता है? सिक्योरिटी। आईसीएओ क्या करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तैयार करता है। आईएटीए क्या करता है? देखो सब जानकारी आपके सामने मिल रही है। एयरलाइंस की टिकटिंग करता है। टैक्सीवे ग्राउंड मूवमेंट करता है। एप्रोन क्या है? पी फॉर पार्किंग एरिया है। क्या है? पार्किंग एरिया। नोटम क्या करता है? इम्पोर्टेंट फ्लाइट नोटिस जारी करता है। और मिड डे क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। तो देखो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि हाँ रियल में आपका कंटेंट अच्छा है, तो आप इसको अप्रिसिएट करो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कैसा है। अगर कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो बताओ, और जो कि क्वालिटी आपको मिल रही है तो वो बताओ, ताकि हमारा भी
मोटिवेशन बढ़े, हौसला बढ़े और हम आपके लिए डेली वीडियो लेके आए। और अगर कुछ कमी है तो वो भी आप ज़रूर बताओ, ताकि हमें भी वो सुधार करने में हेल्प मिल जाए। चलिएगा, किसी विमान का ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है? तो ये होता है आपके नारंगी रंग का। कैसा होता है? नारंगी रंग का। यहाँ पे काला भी ऑप्शन है, ब्लैक भी। नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन रंग कैसा होगा? ब्राइट ऑरेंज, यानी कि नारंगी होगा। ब्लैक बॉक्स से नाम होने के बावजूद इसका रंग चमकीला नारंगी होता है, ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। इसमें दो मुख्य रिकॉर्डर होते हैं, एक तो फ्लाइट का डेटा होता है रिकॉर्डर, और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी जो कॉकपिट में जो आवाज़ होती है या बोला जाता है वो चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? इसमें एफडीआर और सीवियर डाटा दोनों होता है, एफडीआर और सीवियर डाटा। ब्राइट ऑरेंज होता है, दुर्घटना की जांच में सहायता करता है, यानी कि अगर एरोप्लेन पूरा नष्ट हो जाता है ना, तो भी ये आपके जो होता है ब्लैक कॉकपिट वाला, ये जो चेक करते हैं ब्लैक बॉक्स, ये आपके रहता है, कहीं नष्ट नहीं होता, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इसको। और इसी के अकॉर्डिंग हमें सूचना मिलती है कि यहाँ आखिर में हुआ क्या था। एफडीआर क्या होता है? एफडीआर होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। क्या होता है? फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। अभी हम पढ़ गए हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका है उड़ान से संबंधित तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करना। चलिएगा, एफडीआर उड़ान के दौरान विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति, नियंत्रण प्रणाली आदि का डेटा रिकॉर्ड करता है। दुर्घटना होने पर यह जानकारी जांच एजेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एफडीआर सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर रिकॉर्ड कर सकता है। चलिए, क्वेश्चनों की देखो डिटेल बहुत अच्छी खासी आ रही है, तो आप ध्यान से देखते जाना इनको। चलिएगा, नेक्स्ट, सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का क्या काम है? तो ये इसका हो जाएगा पायलट और से पायलट की बातचीत तथा कॉकपिट की जो आवाज़ें हैं ये रिकॉर्ड करना इनका काम है। सीवीआर कॉकपिट में होने वाली बातचीत, अलार्म, रेडियो संचार और अन्य महत्वपूर्ण ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। इससे दुर्घटना के कारणों का पता लगता है। चलिएगा, नेक्स्ट, एफडीआर क्या है? फ्लाइट डेटा, और सीवीआर क्या है? कॉकपिट वॉइस। ये आपके एग्जाम फैक्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो एटीसी का मुख्य कार्य हो जाएगा आपके विमानों की सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। चलिएगा, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उड़ान भरने, लैंडिंग और हवा में उड़ रहे विमानों को निर्देश देता है, ताकि विमान आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखे और किसी प्रकार की टक्कर या अव्यवस्था न हो। ये है एटीसी का। लेकिन यहाँ पे आपको एटीसी की फुल फॉर्म एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो याद रखनी। एटीसी पायलटों को रनवे उपयोग, मौसम और उड़ान मार्ग से संबंधित निर्देश भी देता है। चलिएगा, फ्लाइट लेवल किसे दर्शाता है? तो फ्लाइट लेवल आपके किसे दर्शाएगा? ये विमान की ऊंचाई जो एल्टीट्यूड होता है इसको दर्शाता है, जो मानक वायु दाब के आधार पर मापी जाती है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है इसके अकॉर्डिंग आपके मापी जाती है। फ्लाइट लेवल यानी कि जो एफएल होता है वो विमान की ऊंचाई बताने का एक मानकीकृत तरीका है। उदाहरण के लिए एफएल 350, इसका मतलब क्या होता है? यानी ये 35,000 फीट पे चल रहा है। और 280 का मतलब क्या है? ये 28,000 फीट पे चल रहा है। यानी कि इसमें 2 जीरो बढ़ा के आपको काम में लेना है, यानी 100 की मल्टीप्लाई की जाती है। 340 का मतलब क्या है? इसके पीछे 2 जीरो और लगा दूँ बस। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ऊंचाई को एक समान तरीके से बताने के लिए किया जाता है। चलिएगा, FL 100
आप बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है और कौन सी सिटी में, और एग्ज़ाम देने के बाद में भी आप मेरे को पर्सनली इस पे मैसेज करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हो रहा है आपके, कितना आया कितना नहीं आया। आपको अगर कुछ क्वेश्चन याद होते हैं तो आप मेरे को यहाँ ज़रूर बताना इस पे, ठीक है। चलिए, फ्लाइट लेवल हमेशा 100 फीट के गुणकों में व्यक्त किया जाता है, जैसे एप्पल 180 का मतलब है 18,000। अब थोड़ा सा चलो रिवीजन कर लेते हैं जो अभी पढ़ा। याद रखने वाली बातें यहाँ पे क्या है, जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी रंग का होता है, एफडीआर होता है जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करता है, सीवीआर होता है जो कॉकपिट की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है, सी फॉर सीवीआर, सी फॉर कॉकपिट। और नेक्स्ट है एटीसी। एटीसी क्या करता है, विमानों की सुरक्षित आवाजाही नियंत्रित करता है। और फ्लाइट लेवल ये होता है ऊंचाई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ऊंचाई को दर्शाता है। एविएशन में मीटर क्या होता है, तो ये होता है आपके सामने एयरपोर्ट का मौसम संबंधी नियमित रिपोर्ट देना। एयरपोर्ट का मौसम संबंधी नियमित रिपोर्ट कौन देता है, ये देता है आपके एटीसी। चलिएगा, एयरपोर्ट का मौसम संबंधी नियमित रिपोर्ट देने वाला कौन है, जो मीटर होता है एविएशन में ये होता है। METR की फुल फॉर्म देख लो मीटर की, ये होती है, क्या होती है, मेट्रोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट। एक मानकीकृत मौसम रिपोर्ट होती है जो किसी एयरपोर्ट की वर्तमान मौसम स्थिति बताती है। इसमें हवा की दिशा, गति, दृश्यता यानी जो विजिबिलिटी है, साफ दिखाई देता है कि नहीं देता, जो क्लाउड्स होते हैं बादल, जो टेम्परेचर होता है, जो ड्यू पॉइंट होता है यानी कि जो औसांग होता है, और जो प्रेशर होता है यानी कि वायुदाब जैसी जानकारी देता है कौन, METR। चलिएगा, अब यहाँ पे है METR करंट वेदर रिपोर्ट है, और TF वेदर फोरकास्ट है। नेक्स्ट, एविएशन में QNH का क्या अर्थ है, तो ये है आपके समुद्र तल के आधार पर वायुदाब सेटिंग। समुद्र तल के आधार पर वायुदाब सेटिंग, ये किसका कार्य है, इसी का है। QNH वे प्रेशर सेटिंग है जिसे अल्टीमीटर में सेट करने पर विमान की ऊंचाई मीन सी लेवल के अनुसार दिखाई देती है। ये टेक ऑफ और लैंडिंग के समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय काम आती है। QNH एल्टीट्यूड अबोव मीन सी लेवल। QAP क्या होता है, हाइट अबोव एयरपोर्ट, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होना चाहिए, 1013 और पर पास्कल होना चाहिए। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। ट्रांसपोंडर का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा आपके सामने, रेडार को विमान की पहचान और ऊंचाई की जानकारी देना। ट्रांसपोंडर विमान में लगा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार को विमान की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ऊंचाई और अन्य आवश्यक जानकारी भेजता है। इसमें ATC विमान की जानकारी निगरानी कर पाता है। अब ट्रांसपोंडर और रेडार जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग करता है, और मोड A, C और S ये क्या है, आधुनिक यानी मॉडर्न ट्रांसपोंडर मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा SQA कोड आपातकाल को दर्शाता है यानी जनरल इमरजेंसी को दर्शाता है, तो ये होगा 7700 यानी 7700। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। SQA कोड 4 अंकों का ट्रांसपोंडर कोड होता है। यदि विमान में सामान्य आपातकाल हो तो पायलट 7700 सेट करता है, जिससे ATC को तुरंत आपातकाल स्थिति का संकेत मिल जाता है। चलिएगा, यहाँ पे 7700 जनरल इमरजेंसी है, और 7500 हाईजैकिंग विमान अपहरण, और 7600 रेडियो
फेलियर है। यहाँ पे देख लेना, ये पर्सन आईजीए, डीजीसीए और एविएशन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इतने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपको ये भी मिलता जाएगा ट्रिक और इसके साथ में कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ईएलटी, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइएगा, आपके सामने ये ऑप्शन है और मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना चाहूँगा। दुर्घटना के बाद विमान का स्थान बताना। चलिए, ईएलटी क्या होता है? इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है, जो क्या करता है, एक आपातकालीन उपकरण है जो दुर्घटना होने पर स्वतः सक्रिय होकर रेडियो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है। इसमें खोज और बचाव टीम विमान का स्थान जल्दी पता लगा सकती है। चलिएगा, ईएलटी क्या होता है? इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है। इसका उपयोग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दुर्घटना के बाद स्वतः सक्रिय हो जाता है। चलिएगा, यहाँ पे अब सुपर रिवीजन मार लेते हैं जो आपको मस्ट रिमाइंडर रखना है। मीटर क्या है? करंट वेदर रिपोर्ट देता है। टीएफ क्या है? वेदर फोरकास्ट करता है। क्यूएनएच क्या होता है? अल्टीट्यूड अबोव मीन सी लेवल। और क्यूएपी क्या होता है? हाइट अबोव एयरपोर्ट। हाईजैक के दौरान 7500, रेडियो फेलियर क्या है? 7600 और 7700 जनरल इमरजेंसी। देखो कितना इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें साथ में याद करवा रहा हूँ। अब तो सब्सक्राइब बंद है और एक प्यारा सा कमेंट बंद है। ईएलटी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर है और ट्रांसपोर्टर क्या होता है? रेडार को एयरक्राफ्ट की जानकारी भेजता है। देखो कितना अच्छे से आपके सामने ये क्वेश्चन दिए हैं। अब आईजेई एग्ज़ाम टिप क्या है कि 7500 हाईजैक, 7600 रेडियो फेलियर और 7700 इमरजेंसी को हमेशा याद रखें। ये एविएशन परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोड है। तो देखो इससे अच्छा तो मैं आपको दे ही कह सकता हूँ। अब आपका काम रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है कि मैं ये आपको जो 250 यानी कि 250 रुपये की जो पीडीएफ है ये आपको फ्री भी दे दूँ जब अपने 5000 सब्सक्राइबर आप कर दो। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और आपके प्यार और सपोर्ट से ये जल्दी हो जाएंगे। और ये होते ही मैं आपको ये पीडीएफ फ्री दे दूँगा। आप पे अगर एक स्टूडेंट ही 10 सब्सक्राइबर करे ना तो भी देख लो, यहाँ पे मान लो 1000 देख रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो जाएंगे आपके 10,000। और मैंने तो आपको टारगेट 5000 का ही दिया, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको बस मैं एक छोटा सा ही टारगेट देता हूँ कि आप 10 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है। चलिएगा, अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे के 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हो जाएंगे अपने टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप बताना, अगर आपको वीडियो लॉन्ग चाहिए तो भी आप बता देना और आप बोलोगे उतने ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल से कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा और क्वेश्चन डिटेल्स में से भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विमान के उड़ान भरने से पहले यात्रियों और सामान की सुरक्षा जांच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके एक ही होता है। क्या होता है कि प्रतिबंधित वस्तुओं को विमान में जाने से रोकना। ये किसका कार्य है? तो ये कार्य किसका है बताओ? अभी हमने पढ़ा था विमान के यात्रियों की जो जांच होती है उनका। चलिएगा डिटेल। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच का मुख्य उद्देश्य यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक्सरे मशीन, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की सहायता से हथियार, विस्फोटक और अन्य प्रतिबंधित जो बैन वस्तुएं हैं इनकी पहचान की जाती है। चलिए, ये आपने देखे होंगे कि आपने रेलवे स्टेशन पे भी देखे होंगे कि जो ये डोर फ्रेम जिसके अंदर से आप गुजरते हो वो लगा होता है, जहाँ पे आपको वो सामान रखना होता है और वो फिर आगे अपने आप चलता है उसमें। तो एक्सरे मशीन वो होती है और मेटल डिटेक्टर आपकी जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ आपकी जांच करते हैं, वो टी टी बोलती है मशीन, वो होती है। अब देखो यहाँ फैक्ट डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होता है। HHMD क्या होता है? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है। एक्सरे मशीन क्या होती है? जो बैगेज जो सामान होता है
इनकी क्या करती है, स्कैन करती है। चलेगा। यदि किसी यात्री के बोर्डिंग पास पर 4S लिखा हो तो उसका क्या अर्थ है? तो 4S का मतलब आपको यहाँ ऑप्शन देख के ही पता लग रहा है कि स्पेशल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन, यानी कि अतिरिक्त सुरक्षा जांच, ये इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ पे 4S आपको पहले ही दिखाई दे रहे हैं। 4S का अर्थ सेकेंडरी स्पेशल सिक्योरिटी सिलेक्शन है। ऐसे यात्री की सामान्य जांच के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाती है। ये सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है और किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, सुरक्षा का। 4S मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेकिंग, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अधिक देखा जाता है। जो इंटरनेशनल होती है वहाँ पे तो ये ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। स्टार लाइन एरिया किससे कहते हैं? तो स्टार लाइन एरिया कहते हैं सुरक्षा जांच के बाद का जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसको बोला जाता है। स्टार लाइन एरिया वह क्षेत्र होता है जहां केवल सुरक्षा जांच पूरी कर चुके यात्री और अधिकृत कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं। इसका उद्देश्य विमान तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना है। सिक्योरिटी चेक होती है पहले, फिर क्या होता है, स्टार लाइन एरिया पहुंचा जाता है, फिर क्या होता है, बोर्डिंग गेट, और बाद में क्या जाया जाता है, एयरक्राफ्ट के पास जाते हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल का मुख्य कार्य क्या है? तो एयरपोर्ट टर्मिनल का मुख्य कार्य हो जाएगा यात्रियों के चेक इन, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग और अराइवल की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य होने वाला है। यात्रियों के चेक इन, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग और अराइवल की सुरक्षा, यही आपके उपलब्ध करवाता है। टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट का वह भाग है जहां यात्री चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास प्राप्त करते हैं, सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं और फिर बोर्डिंग गेट के माध्यम से विमान तक पहुंचते हैं। ये इनका कार्य हो जाएगा। टर्मिनल में सामान्य तो होते हैं चेक इन कंट्रीज होती है, सिक्योरिटी चेक होती है और इमेजिनेशन होता है और बोर्डिंग गेट्स होते हैं, और क्या होता है, बैगेज क्लेम एरिया होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, चेक इन काउंटर पर सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके इसकी सत्यापन किया जाता है। क्या किया जाता है? सत्यापन। यात्री की पहचान और टिकट बुकिंग का सत्यापन करना, ये इनका मेन काम होता है। फर्स्ट, चेक इन काउंटर पर एयरलाइन स्टाफ यात्री की पहचान, टिकट या बुकिंग पुष्टि करता है, बोर्डिंग पास जारी करता है और यदि आवश्यक हो तो चेक इन बैगेज स्वीकार करता है। चेक इन प्रोसेस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टिकट बुकिंग वेरिफिकेशन, बैगेज टैगिंग और क्या होता है, बोर्डिंग पास इश्यू, ये इनका चेक इन की प्रोसेस होती। अब चलो रिवीजन कर लेते हैं आज का। DFMD डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, और क्या 4S एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है, और स्टेट लाइन एरिया क्या होता है, सिक्योरिटी चेक के बाद का सुरक्षित क्षेत्र है। टर्मिनल क्या होता है, चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग होती है। चेक इन काउंटर क्या होता है, आइडेंटिफाई, टिकट वेरिफिकेशन, ये होता है आपका इसका। फिर 22 से करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 अब आपके सामने आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, 26 से 50 तक क्वेश्चन। हम हर क्लास में 25 करेंगे। अगर ज़रूरत होगी और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो हम आपके लिए ये मैराथन क्लास भी डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं मिलता, हम आपके लिए टाइम निकालते हैं, तो हमें भी उसका रिजल्ट और रिस्पॉन्स ज़रूरी है। ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बस आपसे बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो, और एक बंदा भी 10 सब्सक्राइब करवाए तो आज अपने जो सब्सक्राइबर है वो 5 के आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मान लो ये हमने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, तो 25 क्वेश्चन बनाने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगा, तब ये तैयार होते हैं। खोजने में आपके जो
प्रीवियस ईयर है वहाँ से उठाना, किस टाइप से हमें टॉपिक वाइज अरेंज करना होता है। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। फिर इनकी टाइप वगैरह जो भी चीज़ें उसमें टाइम लगता है। तो बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, और एक आपके वीडियो में हाइप का ऑप्शन होता है, तो वो हाइप भी मार दिया करो ताकि दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच जाए। चलेगा। जय हिंद, जय भारत।